हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो यार आज फिर से बात करने वाले हैं वेक्टर के ही बारे में, ठीक है। सो उससे पहले देखो, डिस्कस करने से पहले हमने क्या करना है कि जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो आपके पास जा चुकी है उनके कंसेप्ट आपके एकदम इस समय बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। या आप ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है, क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए कि नहीं किए, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो एनालाइज किया करो अपने आप को कि क्या मैंने इस वीडियो को देखने से पहले वो सारी पीछे वाली चीजें कर ली है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटीज, हाउ टू कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट। तो हमने सम करना सीख लिया, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है और ये दो ही चीजें हमें आनी चाहिए, एटलीस्ट यही दो चीजें हमें आनी चाहिए। बेसिकली यही हमारा मेन इसमें जो कंसेप्ट होने वाला है यही है। तो ऐड कैसे करते हैं देख लिया। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, है ना, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं। क्या सर? अगर किसी वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ आप ऐड कर रहे हो तो हमने देखा था ये ऐड कब होते हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम की हेल्प से हमने इसको किया था। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3i कैप माइनस 2i कैप, या 2 ही लिख देता हूं, प्लस 2 ही ले लेता हूं। तो भाई जब हम ऐड करते हैं ना, दो वेक्टर को सिंपली ऐड कर देते हैं, उनकी वैल्यू गिवन होती है, तो हमें पता है ना सिमिलर वेक्टर ही ऐड होंगे, i के साथ और j दिस इज j कैप, j के साथ, ठीक है। तो ये 2i है और ये 3i है तो 5i कैप हो जाएगा, 3 है ये 2 है ये 5j कैप हो जाएगा। इतना तो यार आपको समझ में आता ही होगा, पता ही होगा, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी i में से सब्ट्रैक्ट होगा, j में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखा करो आप चीजें, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब ऐड वैड ये सिंपल एडिशन है तो हमें पता है कि कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस टूल है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। तो देखो यार, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो तरीके के मल्टीप्लीकेशन है, दो तरीके के प्रोडक्ट है। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये होता है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन या यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा आपके पास होता है ऑब्वियसली दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और इनको लिखने के तरीके से इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, है ना। लिखते कैसे हैं उसको आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से जान सकते हो, और इसके लिखने के तरीके से इसको बोल देते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे समझो, मतलब दो वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक होता है स्केलर वन, एक होता है वेक्टर, ठीक है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, अगर कभी आपको चाहिए कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करें, है ना, ए वेक्टर को, देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है इनके बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट का साइन यूज किया जाता है, सिंपल है बस। अगर ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर मिल जाए तो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो स्केलर प्रोडक्ट करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं हम उसको, ठीक है। फिर से सुनो, अगर किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक स्केलर होगी, अगर वो एक स्केलर है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, नॉट वेक्टर। उसका जो आउटपुट है वो स्केलर है, अगर उसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो आप? दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है और उनका जो आंसर आएगा वो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर होगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको बोलते हैं हम दिस वन, ठीक है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ए डॉट बी, यानी हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, और इसका मतलब होता है इसका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर आएगा, स्केलर वैल्यू आएगी, यहां से एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, आई जे के कैप ये सब नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे समझ लेना यार। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वर्क होता है ना, याद करो आप वर्क को लिखते थे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लिखते थे ना, ये तो लिखते थे। पावर को आप लिखते थे, अभी क्वेश्चन भी आता पावर डॉट फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये सब क्या है यार? ये सब ऐसे प्रोडक्ट है, जब हम फोर्स को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमें वर्क मिलता है, और वर्क एक स्केलर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आएगा। जैसे 10 न्यूटन, सॉरी वर्क की बात करो, 10 जूल आ गया, 20 जूल आ गया, ऐसे नहीं आएगा कि 10i कैप 20j कैप, ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल, पहले तो पहचान करनी सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें बोला उसने कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से उनका प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से, इनके बीच में क्रॉस लगा देते हैं बस, तो इनका जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, वो भी एक वेक्टर वैल्यू ही होगी, है ना, वो भी एक वेक्टर वैल्यू होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो भरमार है, मतलब यहाँ पे आपके पास। जैसे टॉर्क की आप बात करो, टॉर्क को आप कैसे लिख सकते थे? आर क्रॉस एफ लिखते थे कि नहीं? ये टॉर्क है, ठीक है। सो टॉर्क को आप लिखते थे आर क्रॉस एफ, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी लिख सकते हो, v इक्वल टू लिख सकते थे ओमेगा क्रॉस आर लिखते थे, जिसमें क्रॉस आ जाए वो वेक्टर प्रोडक्ट है
है ना, जिसमें क्रॉस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटी को। मतलब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका आंसर भी वेक्टर ही होगा। मतलब जैसे अगर मैं 10 i कैप प्लस 20 j कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनका आंसर 30 नहीं आएगा, केवल 30 नहीं आएगा, उसमें डायरेक्शन भी होगी, जे कैप आई कैप के कैप, वो डिपेंड करता है किस दो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो सीखना है हमने। तो पहले तो हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करना मतलब आंसर में वेक्टर ही मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना मतलब आंसर में वेक्टर नहीं मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। सिंपल है, ठीक है। अब हम 1 by 1 दोनों को डिफाइन करूंगा और बस ये आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बाकी इसमें कोई ज्यादा आपने मेहनत नहीं करनी है। एंगल वैंगल कैलकुलेट करने के लिए इनका बहुत यूज होता है, पूरी फिजिक्स में इनका यूज होता है। ओके, चलो भाई डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कंसेप्ट की और फिर मैं बता देता हूं कि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपने कैसे डील करना है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलो, उसने बोला है डॉट प्रोडक्ट है सर, स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे जब भी कभी किसी पॉइंट पे दो वेक्टर क्वांटिटी एक्ट करें। सपोज करो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और इधर एक वेक्टर क्वांटिटी बी है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा, सीधी सी लॉजिक है। तो पता क्या बोल रहा है कि हम जब डॉट मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें केवल स्केलर क्वांटिटी चाहिए। तो उसने बोला डॉट मल्टीप्लाई करने के लिए या तो बी का कंपोनेंट ए के लोंग निकाल लो या ए का कंपोनेंट बी के लोंग निकाल लो। मतलब अगर मैं बी का कंपोनेंट इसके लोंग, देखो बी ए पे बना रहा है ना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो बी का जो मैग्नीट्यूड है बी है तो वो इसके अलोंग होगा, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है। तो मैंने कंपोनेंट करने आपको सिखा रखे हैं, तो बी कोस थीटा आ जाएगा। तो बी कोस थीटा ए के अलोंग आ गया है, बी कोस थीटा ए के अलोंग आ गया है। तो हम क्या लिखते हैं कि ए को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे बी कोस थीटा ए के अलोंग है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे स्केलर फॉर्म में, ये डॉट है, तो उसका आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी भी क्या है यहाँ पे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की जब भी बात करेगा तो यू कैन यूज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सीधी सी लॉजिक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं ए को मान लूं फोर्स और बी को मान लूं थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे मेरे को मिलेगा एफ एस कॉस थीटा। और याद करो ये तो वर्क डन होता था, याद करो ये तो वर्क डन होता था यार, क्या बात कर रहे हो बॉस, ठीक है। सो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे करने को, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, यही तो करते थे आप यार, जब आपको वर्क पढ़ाया जाता था तो आप कंपोनेंट निकालते थे, फिर एफ एस कोस थीटा यूज करते हो, बचपन से तो करते आ रहे हो, ठीक है। तो ये है, सिंपल है, देखो, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज करना है, ये सब आपने समझ लेना है। अच्छा एक चीज और, आप ये भी कर सकते हो कि ए का कंपोनेंट बी पे निकाल दो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी इक्वल टू, ए का कंपोनेंट निकालोगे तो ए कोस थीटा आएगा इनटू बी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए डॉट बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए का कंपोनेंट बी के लोंग जाएगा तो हम लिखेंगे बी डॉट ए। जब बी का कंपोनेंट ए के लोंग आया तो मैंने पहले ए लिखा फिर बी लिखा, तो ये सेम ही रहेगा, मतलब ए बी कॉस थीटा, यानी बी डॉट ए का आंसर भी सेम ही आ रहा है। मतलब डॉट प्रोडक्ट में, मतलब ये पॉइंट याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो सेम ही होगा, सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए एक ही बात होती है, डॉट प्रोडक्ट के केस में एक ही बात होती है, ये आपने याद रखना है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है बॉस। अगर मैं आपसे इसके एप्लीकेशन की बात करूंगा ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, यू कैन से यूज, ठीक है। तो भाई इसका यूज है, दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल पूछेगा तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, है ना। तो टू फाइंड, पहले लिख लेना टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल की बात करेगा हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा सर वर्क डन, वर्क डन कभी निकालना है, वर्क डन निकालना है तो वर्क हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ठीक है। पावर निकालनी है अगर इंस्टेंटेनियस पावर, तो आप फोर्स डॉट वेलोसिटी यूज कर सकते हो। मतलब ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, डॉट प्रोडक्ट के, आप इनका यूज कर सकते हो इजीली। तो ये सारे एग्जांपल हैं कि कैसे कैसे इसका यूज हो रहा है, कैसे आप यूज कर सकते हो। और मोस्टली इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है तो एंगल या वर्क डन या पावर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आगे भी यूज होगा यार, हर यूनिट में लगभग मिल जाएगा आपको, वर्क में मिलेगा, रोटेशन में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि डॉट मल्टीप्लाई को लिखना होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम सर इसमें, देखो
अगर दोस्तों आपने इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो लिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको पता है ए डॉट बी कितना होगा। देखो ए डॉट बी आएगा ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, दैट इज मैक्सिमम। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट इस समय मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने थीटा की वैल्यू ले ली 180 डिग्री, तो आपको पता है ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी ए बी कॉस 180, और कॉस 180 आप सबको पता है दैट इज -1, तो आंसर आएगा माइनस ए बी। ये भी मैक्सिमम है पर नेगेटिव है, ये भी मैक्सिमम है, मतलब यू कैन से मैक्सिमम इन नेगेटिव। ठीक है, तो मिनिमम कब होगा सर डॉट प्रोडक्ट, तो फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ए डॉट बी मिनिमम कब होता है, ध्यान देना, ए बी कॉस जब 90 डिग्री पे होता है, मतलब दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो डॉट प्रोडक्ट इस केस में हमेशा दोस्तों 0 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। Whenever two vectors are perpendicular to each other, we can replace them their dot product by 0। जब भी किसी क्वेश्चन में बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना और इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। रिजल्ट बहुत यूज होगा। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत यूज होने वाला है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो भाई ये तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस इतना ही तो पता रखना है। अब आ जाओ वापस दुनिया में, वापस आओ। क्या करना है सर, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। पहले एक चीज और बता देता हूँ। ओके, तो जो सबसे जरूरी बातें हैं अब उनकी बातें कर लेते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हैं कि सर जो यूनिट वेक्टर होती हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था आई डॉट जे, आई डॉट के, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को, डॉट प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स का। ठीक है, ये मेन भी है यार, कैलकुलेशन में इन्हीं का तो यूज होना है, और क्या यूज होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, देखो सबसे पहले बना लो भाई, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है आपके पास, और ये आपके पास है जेड एक्सिस, नो प्रॉब्लम। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप होता है, और वाई एक्सिस पे जे कैप होता है, और इधर होता है आपका के कैप। सिंपल है। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वैसे ही इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। 2D में अदरवाइज ये एक्सिस ऐसे होती है, ये 90 है और ये भी 90 है। ऑल दीज थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो पता ही है ना। ठीक है, और ये भी 90 है। ठीक है, वो पता है क्या बोल रहा है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना यूनिट वेक्टर्स का, तो सेम वेक्टर जो होते हैं, सेम वेक्टर्स, सेम वेक्टर पहले लिख लो, फोर सेम वेक्टर, यानी आई डॉट आई। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपने ए वेक्टर भी आई लिया और बी वेक्टर भी आई लिया, तो ये हमेशा 1 होगा। मतलब अगर इधर एक वेक्टर है और उसकी वैल्यू है आई कैप, और इधर ही बी वेक्टर है और उसकी वैल्यू भी है आई कैप, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, इसलिए सेम वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई हमेशा 1 होगा, हमेशा। ऐसे ही आप लिख सकते हो जे डॉट जे, ये भी 1 होगा सर, के डॉट के, ये भी 1 होगा। क्यों होगा ये मैंने बता दिया, क्योंकि इनका मतलब है दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, और उनके बीच का एंगल 0 है। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल 0 और cos 0 होता है 1। ठीक है, और हमें पता है ए बी cos थीटा होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो भाई, ये है सेम वेक्टर्स के लिए, 4 सेम वेक्टर्स है ना। बट अगर वेक्टर सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, तो 4 डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, 4 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, वो कैसे सर, ध्यान से समझो। तो पहला अगर मैं लिखूं आई को मल्टीप्लाई करो, डॉट मल्टीप्लाई करो जे के साथ, तो आप खुद ही देख सकते हो, यहां से आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं इनको डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब होता है कि डॉट मल्टीप्लाई करने का मीनिंग तो आपको पता ही है ना, यूनिट वेक्टर्स हैं ये, इनका मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा, लेकिन इनके बीच का एंगल 90 और cos 90 0 हो जाएगा, तो ये हमेशा 0 होगा। मतलब अगर आप आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या इसको के मतलब यार आई के साथ छोड़ के किसी और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा 0 होगा। बस इतना याद रख सकते हो। ठीक है, आई को जे के साथ करो या के साथ करो, 0 ही आएगा। सिमिलरली जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा, जे को के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा। एक ही बात है। मतलब अगर दो अलग अलग वेक्टर को आप डॉट मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा 0 होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, हमेशा cos 90 0 हो जाता है। दैट्स व्हाई यू कैन रिमेंबर इट। ओके,
याद रख लोगे ना यार, अब है ना, ये जस्ट आपने याद रखना है। तो ये बहुत काम आएगा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें कैलकुलेशंस करने के लिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, याद भी कुछ चीजें रखनी होती है, और कुछ चीजें आपको कंसेप्चुअली भी पता होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले तो और भी मजा आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे एकदम क्लियर, ठीक है। ओके भाई लोग, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं यार कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर्स इन डॉट प्रोडक्ट। ओके चलो एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद भी अपने मन से कोई भी वैल्यू लेके डॉट मल्टीप्लाई तो करना है, कम ऑन, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज। लेट्स सी यू हैव अ वेक्टर ए, सपोज करो मैंने ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और एक वेक्टर और ले लिया मैंने, दैट इज वेक्टर बी, दैट इज i कैप प्लस j कैप एंड माइनस 2k कैप, ठीक है, और आपसे पूछा कि इसको डॉट मल्टीप्लाई करो, फाइंड दियर डॉट प्रोडक्ट। मैंने बोला फाइंड दियर डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट सर, a डॉट b। तो हाउ टू मल्टीप्लाई दैम, इजीली आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में यही हेल्प करेगा आपके, ठीक है। चलो उड़ा दो, तो पहले लिख लो a डॉट b, ठीक है, a की वैल्यू क्या दे रखी है, पूरी लिख लो, i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और डॉट मल्टीप्लाई करो b के साथ, b को लिख लो, जो पहले है वो पहले लिखना है, जो बाद में वो बाद में लिखना है, ठीक है, j कैप माइनस 2k कैप, सिंपल। अब क्या करेंगे सर, देखो अभी अभी मैंने बताया कि i को i के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर मिलेगा, i को j के साथ या k के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं मिलेगा। तो आप पता है क्या करोगे, जब डॉट मल्टीप्लाई करते हैं टाइम बचाने के लिए i वाली वैल्यू केवल i के साथ मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है, कैसे सर, 2 ले लो i कैप डॉट, ये पूरा पूरा i कैप आ गया, फिर j वाली वैल्यू को केवल j के साथ मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लो, 3j कैप और डॉट उधर भी है केवल j कैप, ठीक है, ये k वाली वैल्यू k के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लो, k कैप डॉट, यहाँ पे माइनस में है तो 2 ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर लो। बस कैसे करना है सर, देखो ये 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन i डॉट i 1 होता है, अभी सीखा है हमने, माइनस है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज रहेगी, जैसे यहाँ माइनस है 3 एज इट इज, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया 1 प्लस k डॉट k, और ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और k डॉट k हो जाएगा 1 इंटू 2, सिंपल। तो ये आ जाएगा देखो 2 माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया कैंसिल, दैट इज माइनस 3, यानी a डॉट b की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है दिस इज माइनस 3, और इसमें देखो कोई भी डायरेक्शन नहीं है ना, i है, j है ना k है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई द डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब क्या देखो सर, अगर मैं इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करता तो i को पहले इसमें मल्टीप्लाई करता, फिर इसमें सिमिलरली j को, फिर इसमें वैसे ही सबको। तो यार क्यों टाइम वेस्ट करना, i को केवल i के साथ, हमें पता है i को j के साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो ही आएगा, i डॉट j तो जीरो ही होता है, k के साथ मल्टीप्लाई करने से भी जीरो है, इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, बाकी छोड़ दोगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेंगे और प्रैक्टिस ना करते रहना ढंग से, ठीक है, और लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, और अपने मन से भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो अपनी और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए। इसकी जगह वैल्यू चेंज कर दो, फिर से मल्टीप्लाई करके देखो जब तक कि आपको अच्छे से आ ना जाए, ये करते रहो, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया जिससे कि आपको एप्लीकेशन करना बहुत अच्छे से आ जाए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे जिसमें एंगल वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, व्हाट इज दैट सर, देखो उसने बोला एक वेक्टर क्वांटिटी है दिस वन, एक वेक्टर क्वांटिटी है दिस वन। अब उसने बोला है इफ दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब इनमें वेक्टर्स में कोई अननोन वैल्यू होगी ए, जैसे यहाँ पे लिखा है ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, पर किस कंडीशन में निकालनी है, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेक्टर ए अगर इधर होगा तो पक्का वेक्टर बी इधर होगा, और इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। और अभी बताया था मैंने, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन इनका डॉट प्रोडक्ट यू कैन राइट इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। बस हो गया आंसर। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बन गई है, इक्वल राइट हैंड साइड आपकी 0 आ रही है। तो a यहाँ पे देखो 2i कैप 3j कैप प्लस a k कैप, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो डॉट, b की वैल्यू पुट करो 4i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप और इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ ही करना है केवल। तो यहाँ पे आई को आई के साथ करो तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 और आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे करोगे इसका इसके जे के साथ, ठीक है, जे को जे के साथ, तो -3 फिर जे डॉट जे, फिर इसका करोगे के साथ प्लस ए के डॉट माइनस के और इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 क्योंकि ये 1 होता है और ये भी 1 होता है तो 3 और यहाँ पे माइनस है ये तो माइनस ए के डॉट के 1 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो 8 - 3 दैट इज 5 और ए उधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 5, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 5। तो बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए यार, मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखना है हमने, उसके बाद तो हम उड़ा डालेंगे, कोई टेंशन वेंशन वाली बात है नहीं। एक लास्ट और देख लेते हैं कि एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है, दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ओके भाई, सो एक छोटा सा क्वेश्चन हमने और लिया है कि इस कैटेगरी पे भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना होता है, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस। अब एक वेक्टर तो चलो यहाँ पे दे रखा है लेकिन दूसरा नहीं दे रखा है, उसने बोला विद एक्स एक्सिस। और याद करो एक्स एक्सिस के साथ एंगल इस वेक्टर का निकालना और एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। बस हो गया काम। तो इसको मान लो वेक्टर ए और इसको मान लो वेक्टर बी, हो गया ना। तो यहां पे आपने निकालना था कि ए वेक्टर जो है ना आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, वो बी वेक्टर के साथ यानी एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है आई कैप उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, और ये आपने करना है। अगर यहाँ होता वाई एक्सिस तो जे कैप लेते, जेड एक्सिस होता तो के कैप ले लेते, क्योंकि उस पर वही वाला होता है। एंगल कैसे निकालें, तो ए डॉट बी, मैंने बोला था जब भी कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़े यू हैव टू यूज द डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज, ठीक है ना। सो यू जस्ट राइट डाउन ए बी कॉस थीटा, ठीक है भाई, कर लेंगे सर। अब क्या करें सर, तो पहले तो ए बी यहाँ पे पुट करो क्योंकि हमें एंगल चाहिए ना। तो ए डॉट बी करो, ये रहा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डॉट यहाँ पे केवल आई कैप है, ओके। ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखो सारे कॉन्सेप्ट अब यूज होंगे आपके, ठीक है। अंडर रूट में कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो आ गया अंडर रूट 2। ऐसे ही निकालते थे यार, अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप, ठीक है, ये आ गया। अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो सर यहाँ तो केवल आई है और उसका कोफिशिएंट भी 1 ही है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना। सिंपल, यहाँ पुट करो, ए की वैल्यू कितनी आई सर √2, बी की कितनी आई 1 इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको बताया था आई केवल आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे है ही नहीं तो जे वाला खत्म, 0 मान लेना, ठीक है। आई डॉट आई दैट इज 1 और जे यहाँ नहीं है तो इसमें आप 0 जे कैप ले सकते हो, और जे की जब जे में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, तो 1 बचेगा ना, और √2 इंटू कॉस थीटा, आप देख सकते हो कॉस थीटा आ गया 1/√2 और ये होता है कॉस 45। तो थीटा की वैल्यू आ गई इनके बीच में 45 डिग्री, बस सिंपल। या रेडियन में लिखनी है तो π/4 लिख सकते हो रेडियन में। और ये सारी चीजें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखी है कि एंगल को कैसे यूज करना होता है, कैसे लिखते हैं, सब कुछ है ना, किस एंगल पे थीटा क्या, कॉस थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स जाके आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने बोला यार सर अगर इस तरीके का होता, बड़ा सा कोई क्वेश्चन होता, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, फिर ऐसे होता आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इनके बीच में एंगल पूछ ले तो कुछ नहीं करना, ए डॉट बी निकालो, फिर दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालो, फिर से फॉर्मूला में पुट करो, आ जाएगा। प्रोसेस सेम ही नहीं है, प्रोसेस तो सेम ही है, हम तो सीख रहे हैं केवल कि अप्लाई कैसे करना है। जब क्वेश्चंस आएंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम एंटर करेंगे तो कैसे यूज करना है ये हमने सीखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मस्त तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो अब बात करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट की, मतलब दो वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करते हो, और उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है और उनको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो और उनका आंसर भी वेक्टर में ही आ रहा है ना, डायरेक्शन के साथ आ रहा है, तो समझ जाना वो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो पहचान ऐसे किया करो कि यार दो वेक्टर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका आंसर भी एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो भाई ध्यान से, लेट अस कंसीडर अगेन सेम सिचुएशन, आप मान सकते हो, ठीक है, सेम सिचुएशन आप मान सकते हो।
आपके पास एक पॉइंट पे दो वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही है। सपोज करो एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर आपका इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेक्टर बी, और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, ठीक है। तो बोल रहा है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर कर लेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो बोलता है ए क्रॉस बी लिखेंगे या बी क्रॉस ए लिखेंगे, मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो वो बोलता है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और एक यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप, ठीक है। यहां पे वो बोलते हैं कि यहां पे क्या आएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। एन कैप का मतलब डायरेक्शन, इसका यूनिट वेक्टर है इस क्रॉस प्रोडक्ट की में, है ना, और यही बताता है कि इसका जो आउटपुट है ये एक वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर ये आपको बताता है। तो पता है क्या करना है, देखो ऐसे समझो, देखो ठीक है, ये आपके पास पेन है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो यार मैंने इसका रिफिल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये बचपन से करते आ रहे हो आप, है ना, अगर थोड़ा सी इमेजिनेशन आप करो, थोड़ा सा अपनी चीजों को याद करो, तो ये सबने किया है आपने, ठीक है। तो अगर मुझे इसका रिफिल निकालना है तो मुझे इस वाले को ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो मेरे पास ऐसे है ये, ठीक है, तो मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो इसको घुमाने के लिए मेरे को एक ये फिंगर और एक ये मेरे को थंब यूज करना पड़ रहा है। इससे तो घूमेगा नहीं अकेले, इसको प्लस इसको दोनों को ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी, तभी तो घूम रहा है, देखो। तो घूमने से किधर को आ रहा है, अप आ रहा है, यानी ए क्रॉस बी जब इसको घूम रहा है एक डायरेक्शन इसकी अप आ रही है, खुल गया। अगर मेरे को उसको बंद करना होगा फिर से, अब अंगूठा ऐसे रोटेट करूंगा मैं, बी क्रॉस ए, अब ये नीचे जाएगा, नीचे बंद हो गया, इसी को बोलते हैं वेक्टर। मतलब जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा था तो ये अप आ रहा है, जब ऐसे घुमा रहा हूं तो डाउन जा रहा है, मतलब डायरेक्शन मैटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरीके के प्रोडक्ट में दो चीजें यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही मैटर करेंगी, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सर, देखो ए को अगर बी की तरफ आप रोटेट करोगे तो ए क्रॉस बी, तो उसका वेक्टर आउटवर्ड आएगा, बाहर को, यानी ये जो रोटेशन है ये ए क्रॉस बी का है, यानी ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर होगा वो इन दोनों के जो प्लेन होगा, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर रखे उनके परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, है ना। ये ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बाहर को, ठीक है। अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी क्रॉस ए इसके जस्ट अपोजिट होगा, है ना, इसके जस्ट अपोजिट होगा। इस तरीके से समझो, सपोज करो देखो ये ए है और ये बी है, तो मैं ए को बी पे क्रॉस करूंगा, राइट हैंड का यूज करना है, ए पे जिसको क्रॉस कराना है, जिसके ऊपर कराना है उसके ऊपर रख दो, जिसको कराना है। तो ए क्रॉस बी, अंगूठा अप, यानी अप जाएगा वेक्टर। अगर आप इस पे रख दो और बी क्रॉस ए करो तो बी क्रॉस ए, अंगूठा डाउन, ठीक है, डाउन, ऐसे समझना। मतलब सर क्या कह रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो कैसा सेंस आ रहा है ये, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन देगा, और ये बी क्रॉस ए ये क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है आपको, ठीक है, ये क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है। जैसे हम विंडो ओपन करते हैं फिर क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना, विंडो को ऐसे खींचते हैं तो ओपन हो जाते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप बचपन से कर रहे हो यार, पेन को रिफिल डालने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, फिर बंद करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क है, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये अप है तो इसका प्रोडक्ट ये डाउन है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये इक्वल नहीं है। हाँ आप इनको इक्वल लिख सकते हो, ए क्रॉस बी को इक्वल लिख सकते हो, अगर माइनस लिख दो यहाँ बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर आप ये लिख दो, आपको लिखना पड़ेगा कि ये माइनस का मतलब इसके अपोजिट है, ठीक है, ये इसके अपोजिट है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये आया, देखो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज योर यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane containing the vector a and b, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को आप यहां से निकाल भी सकते हो, देख सकते हो आप। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे बॉस, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, और इक्वल टू ये है आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका मॉड हो जाएगा, और ये तो आपको पता ही है 1 होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। एंगल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है ना। एंगल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब अगर यूनिट वेक्टर आपको लिखना पड़े कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे सर, तो यूनिट वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर यानी ए क्रॉस बी, ठीक है, यही वेक्टर है, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का
मैग्नीट्यूड। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो याद रखना ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर है, अगर इसको वेक्टर सी बोल दो आप, तो सी वेक्टर यहां पे आप देख सकते हो इसके आउटवर्ड है, मतलब ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट बेसिक की आपने यूज कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं उसकी एग्जाम्पल जो बहुत जरूरी है आपके पास, है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। वैसे मैंने लिखा दिया होंगे आपको कहां कहां पे यूज होगा। टॉर्क सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आर क्रॉस एफ लिखना है, पोजीशन क्रॉस फोर्स लिखना है, ठीक है ना। टॉर्क कभी भी निकालना हो, लीनियर मोमेंटम कभी भी निकालना हो तो आर क्रॉस आप लिख सकते हो, लीनियर मोमेंटम होता है एमवीआर, तो एम बाहर आएगा, आप लिख सकते हो आर क्रॉस वी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो आप ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यार आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा क्रॉस आर होगा, बट ये सारे अल्टीमेटली क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद करो आपने पढ़ा था जो मैग्नेटिक फोर्स होता था वो आप कैलकुलेट किया करते थे, है ना। मैग्नेटिक फोर्स होता था किसी चार्ज पे क्यू वी बी साइन थीटा, और इसको हम फोर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यू बाहर रखेंगे, V क्रॉस B। तो ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये इसका एप्लीकेशन है। ऐसे ही आप किसी भी ट्राइंगल का जिसकी दो एडजेसेंट साइड जो होंगी वो वेक्टर A और वेक्टर B से अगर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, तो उसका एरिया भी निकाल सकते हो ट्राइंगल का, वो होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B निकाल लेंगे, उसका मॉड ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, और ये हाफ ऑफ दिस ट्राइंगल का। पैरेललोग्राम का अगर एरिया कैलकुलेट करना है आपने तो हाफ हटा देना, A क्रॉस B निकाल लेना। बस अब आपने ये सीखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते कैसे, ये तो एग्जांपल होंगे कि जहां जहां पे इसका यूज होगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कैसे यूज करना है। तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर जो आएगा वो भी वेक्टर ही होगा, सिंपल। नाउ वी हैव टू लर्न कि हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट, ओके। ये आपने देखना, वैसे तो आपको आता भी होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत है, फिर भी जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट एनालिसिस की करनी है। एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि एक कंसेप्ट आपके दिमाग में एंटर कर जाए, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके और जहां पे इनका यूज होगा तो हम कर सके मस्त तरीके से, ठीक है। ओके गाइस, सो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम इसके रूल देख लेते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन किस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अभी हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे वो टूल्स की बात कर रहे हैं कि वेक्टर हमने पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स हमने इसलिए पढ़ना है जिससे हम फिजिक्स को और अच्छे से समझ सके और हम कैलकुलेशन में कहीं ना फंसे और हमारे कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो हमें पता है भाई आई एक्स एक्सिस पे आई कैप है, और यहाँ पे आपका जे कैप है, एंड यहाँ पे आपका के कैप है, तीन वेक्टर आपको पता है। अब वो आपसे बात कर रहा है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब भी कभी फोर सिमिलर, उसी तरीके से लिखेंगे फोर सिमिलर वेक्टर्स, ठीक है। अगर आप सिमिलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जैसे आई को ही आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा जीरो आएगा, उसमें वन होता था, यहां जीरो होगा क्योंकि आई क्रॉस आई में साइन थीटा आ रहा है, साइन जीरो जीरो होता है, ऐसे याद रखना। यानी जे क्रॉस जे जीरो होगा, के क्रॉस के जीरो होगा, मतलब ये अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्यों जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए बी साइन थीटा होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब आप जहां पे दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका एंगल जीरो, तो साइन जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम यूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन में एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम यूज करना है फोर डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो क्या करेंगे सर, एक्स से वाई जाएंगे, तो एक्स से वाई जाओगे तो क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे, क्योंकि आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर जे से के आएंगे यानी जे क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, फिर के से इस पे जाएंगे यानी के क्रॉस आई, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आई क्रॉस जे, देख लो आई क्रॉस जे, तो ये होगा क्या, देखो इस एक्स पे वाई की तरफ जाना है, राइट हैंड का यूज करना है, थप्पड़ यहां पे जाएगा, फिर इसको बंद कर लेना है, फिर थंब ओपन करना है, आउटसाइड आएगा, और आउटसाइड कौन सी डायरेक्शन है, दिस वन। तो आई क्रॉस जे जो बचा वेक्टर है वही होगा हमेशा, आई और जे तो मल्टीप्लाई हो गए, तो बचा क्या है, के है। अगर इसको उल्टा कर दो, जे क्रॉस आई कर दो तो इसका माइनस के आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर ये इनसाइड जाएगा इसका प्रोडक्ट, देख लो, इस पे रखो, इसकी तरफ घुमा दो, अंदर को बॉस, ठीक है ना, अंदर को, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। सिमिलरली जे क्रॉस आई, देखो इसमें जे भी है के भी है, और हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऑर्डर में चल रहे हैं हम, जे से के की तरफ, तो जो बचा आई वो ये लिख दो,
और अगर आपने लिखा के क्रॉस जे तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा यार, क्या बात कर रहे हो, है ना, यही आएगा ऑब्वियसली, सिंपल है, ठीक है। और अगर आप अब के से आई पे जा रहे हो तो अगर आप के क्रॉस आई लिखोगे तो जे ही बचा है ना, लेकिन अगर आप आई क्रॉस के लिखोगे तो माइनस जे ही आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी यार, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, है ना। ऑर्डर चेंज कर दोगे तो अभी तो बताया था मैंने, अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे, अगर ए क्रॉस बी लिखोगे तो डायरेक्शन अलग आएगी, अगर बी क्रॉस ए लिखोगे तो इसकी अपोजिट आएगी, ठीक है, वही तो कर रहे हैं हम। अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी, तो जे आ रहा है मान लिया, तो यहाँ बी क्रॉस ए कर दिया तो माइनस जे आएगा ना, अपोजिट आएगा। अभी लिखा था मैंने आपको, ये और ये नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है रूल, है ना, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो चीजों को। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा जिनके तौर पे यहाँ पे हम सीखेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेके कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको सीखना कैसे है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यार आप नीट में देखना, जेईई मेंस में देखना, हर साल वेक्टर के क्वेश्चन, वेक्टर इन द सेंस टॉर्क के क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन हर साल ही आ जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बढ़िया तरीके से आपको करने आने चाहिए, ठीक है। और काफी जगह इसका यूज होगा, मैग्नेटिज्म में देखो कितना सारा यूज होगा, मैक्सिमम चैप्टर्स में इसका यूज, मैकेनिक्स तो भाई टोटली डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो भाई बता देना, ठीक है, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके पर्सनली भी बता सकते हो, ठीक है, तो बता देना। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आपको दोबारा से बताना है, या फिर वीडियो को फिर से एक बार ट्राई करना है देखने की, और दिमाग में नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है, मेरे को बता जरूर देना, ठीक है। ओके, इसको एक एग्जांपल में ले रहा हूं, जिस भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे करना है। और मेरे को लगता है कि इस एग्जांपल के थ्रू ही आप ये कंसेप्ट समझ जाओगे, क्योंकि इसमें बस हमें सॉल्व करना ही आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन ही करने हैं ना हमने, ठीक है। चलो भाई देखो, इसके दो तरीके थे सॉल्व करने के। एक तो सिंपल तरीका जो हम कर सकते हैं, उसने पूछा ए क्रॉस बी निकालो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, लिख दिया। जो पहले है उसकी वैल्यू पहले पुट कर दो, आई प्लस जे माइनस 2k, बिल्कुल सही है, इंटू बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आप क्या करोगे, देखो जो सिंपल सा मेथड होता है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर। अब अभी मैंने आपको बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होगा, तो उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे मतलब सर, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, के को के के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये 0 ही आएगा, ठीक है, हमें ये पता है। ये मैं तरीका 1 बता रहा हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करना, ठीक है। ये तरीका 1 है। क्या करेंगे सर, देखो आई को आई के साथ नहीं करेंगे, तो आई को किसके साथ करेंगे, जे और के, तो पहले जे और के साथ करो, तो आई क्रॉस जे, तो मैं लिखूंगा आई क्रॉस जे, और माइनस साइन बाहर ले लो ये वाला, ठीक है। अब आई को के साथ करो, प्लस आई क्रॉस के, तो आई का तो हो गया, आई का हुआ भी अकेला, ठीक है। अब जे का करो आई के साथ, तो प्लस 2 बार ले लो, ठीक है, जो पहले है उसी को लिखना है पहले, अदरवाइज गलती हो जाएगी। जे क्रॉस आई, पता चला तुमने आई पहले लिख दिया, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। फिर क्या करोगे, जे को जे के साथ तो नहीं करना है, के साथ करना है, तो प्लस जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, जे का भी हो गया, के का करते हैं। अब के का आई और जे के साथ होगा, के साथ तो नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लो, 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पहले के है तो के क्रॉस आई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसका इसके साथ कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर आएगा, और के क्रॉस जे हो जाएगा। देखेंगे हमारा दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे सर, देखो आई क्रॉस जे, याद करो क्या होगा, ऑर्डर में चल रहा, आई के बाद आई क्रॉस जे है तो बच्चा के, तो के आएगा यहाँ पे, अभी बताया था रूल मैंने, ठीक है। और ये आई क्रॉस के है, जबकि होना चाहिए था के क्रॉस आई। अगर ये के क्रॉस आई होता तो ये जे कैप होता, लेकिन ये आई क्रॉस के है तो माइनस जे कैप होगा, तो हम लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। फिर प्लस 2, ये जे क्रॉस आई है, जबकि आई क्रॉस जे के होता है, तो ये उल्टा है, तो ये माइनस के होगा, ठीक है। और ये जे क्रॉस के है, ये सही है ऑर्डर में, तो ये आई कैप हो जाएगा, है ना। अभी रूल देखा था हमने, देख लेना भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। यहाँ पे देख लो -4 के क्रॉस आई है, ये सही है, जे कैप हो जाएगा, ऑर्डर में चल रहा है, ये 2 है, ये +2 के क्रॉस जे है, उल्टा हो गया है, जे क्रॉस के होना चाहिए था, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। तो क्या बचा सर, देखो सबको देख लो, के वाले अलग कर लो, आई वाले पहले देख लो, आई एक आई ये रहा, और माइनस के 2 आई ये रहा, तो माइनस का आई कैप बचेगा। फिर जे वाले, ये 4j है, ये एक ये रहा, माइनस का 5j होना चाहिए। फिर के, यहाँ माइनस के 2k है, और एक के ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का 3k हो जाएगा। तो ये बन गया आपका A क्रॉस B, चेक करें आप, दिस इज योर A क्रॉस B का फाइनल आंसर।
ये सिंपल तरीका मतलब ये एक नॉर्मल तरीका है यार, ये मतलब इसमें क्या करना है, एक नॉर्मल तरीका है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरीके का यूज करके आप क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं दूसरा तरीका बता दूं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जल्दी से करने के लिए, इसके चक्कर में ना पड़े। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जल्दी होते हैं जिनमें 3 वेक्टर ना हो, 2 हो या 1 ही हो, ठीक है। वेक्टर ए में 2 ही हो और इसमें 1 ही हो, तो वो ऐसे ही करना, वो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसकी बजाय इसमें ये तब यूज करना है जब बड़ा वेक्टर हो, जैसे तीनों ही है, तो ये जल्दी सॉल्यूशन आपको करके दे सकता है, पर आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट का मतलब 2 लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है सर। फिर जिनको मल्टीप्लाई कराना, जैसे इसमें 3 ही वेक्टर है आई जे के, तो पहले आई लिखेंगे, आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। जब इनका ऑर्डर फॉलो करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट हमेशा प्लस लेना है, ये माइनस लेना है और ये प्लस, ये रूल है। और ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी यहां से निकल के, ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू। इस तरीके से आपने पहले लिख लेना है आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर इसका कोएफिशिएंट प्लस, ये माइनस रहेगा हमेशा, जब भी 3 वेक्टर होंगे ये प्लस रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो चूंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम, तो ए की वैल्यूज पहले पुटअप करेंगे, आई की, जे की और के की है, जैसे ये यहाँ पे है। तो यहाँ क्या पुट करते हैं सर, कोफिशिएंट्स करते हैं। देखो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर जे का कितना है, इसका 1 ही है। फिर इसका के का कितना है -2 है, लिख दिया, ठीक है। फिर बी की वैल्यू लिखो, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है सर 2, यहाँ पे इसका -1 है, कुछ भी नहीं है तो -1 है, ये +1 है, ठीक है, सिंपल, ये लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करोगे, देखो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करते हैं, आई के अकॉर्डिंग, आई के अक्रॉस, ठीक है। कैसे, तो पहले आई कैप लिख लो, फिर ब्रैकेट लगा दो। तो ये रूल बोलता है कि आई के नीचे की वैल्यू छोड़ दो, ठीक है, जिसके अक्रॉस आप एक्सपेंड कर रहे हो उसको छोड़ देंगे, ये जे और के की वैल्यूज यूज होंगी। अब ये कैसे यूज होंगे, देखना, ऐसे शक्तिमान देखा होगा बचपन में, शक्तिमान, अंधेरा, सम्राट किल्वेस, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। तो अपना राइट हैंड लेना है और ये लेफ्ट हैंड है आपका, तो राइट को लेफ्ट पे क्रॉस करना है, ना कि लेफ्ट को राइट पे, ऐसे राइट को लेफ्ट पे क्रॉस करेंगे तो देखो राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड पे जो नंबर आएंगे उनको पहले मल्टीप्लाएंगे, ये राइट हैंड पे है, समझ गए, और ये लेफ्ट हैंड पे है, समझना। इसी तरीके का रूल अप्लाई करना है इजी याद रखने के लिए। तो क्या करेंगे सर, 1 × 1 करेंगे, 1 × 1, फिर माइनस लगाएंगे, ये रूल है, माइनस लगाएंगे। फिर ये वाला नंबर इंटू ये वाला नंबर, नंबर का जो साइन है वो भी यूज होगा, जैसे -1 × -2, ये यूज होगा ही होगा। आप मेरी बात समझेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं एक्सपेंशन करने वाला हूं, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है, कि आंसर क्या आ रहा है, मैच करा लेंगे ना। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, एक्सपेंड हो गया बस, ठीक है। अब जे के अकॉर्डिंग करेंगे, जब जे के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट माइनस है, माइनस लगा दो, जे कैप लिख दो, फिर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब जे के नीचे के नंबर छोड़ दो, समझ गए होंगे आप, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। फिर से वैसे ही रूल अप्लाई करना है, जे के नीचे के छोड़ दो, ये और ये आएंगे, तो राइट हैंड पे ये आएगा, लेफ्ट पे ये आएगा, तो राइट पे ये आएगा, देखो ये राइट पे, तो 1 × 1, और ये आएगा यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट, क्योंकि जे के नीचे को हम छोड़ देते हैं, तो माइनस लगा के 2 × -2 कर देंगे, हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से सीखना है। यहाँ पे के कैप, तो के कैप लगा दो प्लस, ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट प्लस होता है। अब के के नीचे के छोड़ने हैं, है ना, ये समझ गए होंगे आप, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, इस तरीके से आप करते जाएंगे, ठीक है ना। के नीचे के छोड़ दो, बचे ये, राइट पे ये जाएगा, देखो राइट पे ये और लेफ्ट पे ये, तो -1 × 1, -2 × 1, बस सॉल्व कर लो, आंसर मिल गया आपको, ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस पहले से ही है, ठीक है, ये बचेगा आई कैप 1 - 2 बच गया ना, और माइनस यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 × 4 = 5, -5 जे कैप, और यहाँ बचेगा माइनस और -3 के कैप, ठीक है। तो ये आग अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये -1 बचेगा, तो -i कैप, -5 जे कैप, -3 के कैप, सेम ही नहीं आ गया, देखो ऐसे करो या ऐसे करो, जो आपको बढ़िया लगे वैसे करो, ठीक है। वाह, ये तो लाइन बन गई यार मस्त वाली, ऐसे करो या वैसे करो, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और लूंगा, डोंट वरी, एक और लूंगा। ये तो आया वेक्टर, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आपके पास। आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड भी, तो यार क्या बात कर रहे हो यार, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है मैग्नीट्यूड, तो वो तो सिंपल एक ही तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर कर दो, -5 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस -3 का स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, सिंपल है, वो तो आपको आता ही है निकालना, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ओवरऑल एक कोई वेक्टर ही तो है,
ठीक है ना, ये भी तो कोई वेक्टर ही तो है। बस मैंने आपको सिखाना था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे डीपीपी के अकॉर्डिंग, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तो करोगे, ठीक है। मेरे को बताना वहां पे सॉल्व करके, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल मैं और आपको करा रहा हूं, जिससे कि इसका एप्लीकेशन करना हमें और अच्छे से आ जाए, ठीक है, और आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं, दो एग्जाम्पल मैंने लिया है, दोनों को रिलेट करके आप देख सकते हैं। इसमें बोला है कि अगर एक फोर्स ये है और वो एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, जो कि जिसकी पोजीशन ये आर है, सो दिस वन इज द पोजीशन, ठीक है। तो इसमें फोर्स में तीनों वेक्टर आई भी है, जे भी है, के भी है, और इसकी पोजीशन में भी तीनों है, आई भी है, जे भी और के भी है। जब भी कभी फोर्स गिवन और पोजीशन गिवन हो जिसपे फोर्स एक्ट कर रहा है और आपसे टॉर्क पूछे, तो आपको पता है भाई टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर, ठीक है ना, ठीक है ना, ये नहीं होता है आर क्रॉस एफ ऑर्डर ले रहा है आपने। तो जब भी पूरा तीनों डायरेक्शन हो, आई भी, जे भी, के भी, तो आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है। फिर टॉर्क निकालने के लिए आपने डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ध्यान रखना ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में फोर्स के तीनों वेक्टर हैं, लेकिन जो पोजीशन है उसमें केवल एक ही है, जे कैप है, केवल ओनली जे कैप, या आई कैप हो या के कैप हो, सिंगल है। मतलब किसी एक में अगर एक ही एलिमेंट हो तो पता क्या करना है, ये वाला मेथड यूज मत करना, मतलब हो तो इससे भी जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो आर को पहले लिख लो, तो -3 जे कैप क्रॉस, अब एफ को लिख लो -i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको दोनों टेक्निक पता रहे और आपका टाइम भी बच सके और क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलो भाई देखो, अब हमें पता है जे को क्रॉस जे के साथ तो कभी भी नहीं करते, तो जे को तो आप भूल ही जाओ, जे के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होता है, ये तो हमने अभी सीखा है, ठीक है। अब आप जे को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 3 हो जाएगा 9, इंटू यहाँ जे पहले है आई बाद में है, तो आप लिखोगे जे क्रॉस आई कैप, ठीक है। अब जे का आप मल्टीप्लाई करोगे के में, नॉट जे में, ठीक है, तो ये माइनस फिर 3 × 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे है जे कैप और उधर है के कैप, बस हो गया आंसर। तो देखो जे क्रॉस आई क्या होता है, अगर आई क्रॉस जे होता है तो के कैप होता है, ये जे क्रॉस आई है उल्टा है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के कैप आएगा। क्लियर है, रूल्स मैंने बताए थे उसमें चेक कर लेना। -15 ये है जे क्रॉस के, बिल्कुल सही है, जे से के की तरफ आ रहे हैं हम, तो आई कैप हो जाएगा। तो दिस इज योर आई एंड दिस इज योर आंसर, ये आ गया आपका टॉर्क। क्लियर है, ये आ गया आपका टॉर्क। तो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको इससे भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट हमने डायरेक्ट करना है क्योंकि यार सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप एक सिंगल वेक्टर का कर रहे हो दूसरे वाले में, ठीक है। हाँ, इसमें तीनों है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, पहले आर वाले वेक्टर्स यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट लिख लो, आर वाला ये रहा 7 और जे का है 3, के का है 1, ठीक है, और अब f का लिखेंगे -3, 1 और 5। अब जो मैंने तरीका अभी बताया था वो आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे सर, देखो i के अबाउट निकालो, i के अबाउट जब निकालूंगा तो मैंने आपको बताया था i के नीचे वाले नंबर छोड़ देने हैं, इन दोनों के लेने, और राइट साइड माइनस लेफ्ट, मतलब राइट हैंड नंबर लेफ्ट, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 3 -1 × 1, माइनस जरूर लगाना है, ठीक है, और इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो माइनस जे कैप लेना है, ठीक है सर। अब इसको हटा दो, मतलब मैं हटा रहा हूं अपने लिए जिससे ज्यादा यहाँ पे घिसपिच ना हो, ठीक है, तो जे के नीचे वाले छोड़ दो, तो ये जो 5 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 × 7, ठीक है, -3 × 1 यानी -3 × 1, ये हो गया, प्लस के कैप, ठीक है। अब के अबाउट करेंगे, इसको हटा देंगे, समझ गए होंगे आप मैं क्या कर रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। तो के नीचे छोड़ दो, ये बचे राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, तो 1 × 7, ठीक है, और माइनस का 3 × 3, बस सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा, मतलब नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 × 3 15 - 1 तो 14 आ गया, 14 आई कैप, ठीक है सर। यहाँ पे 5 × 7 × 5 आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 5 × 7 दैट इज 35 माइनस माइनस प्लस दैट इज 38, तो -38 जे कैप आएगा बॉस, ठीक है। अब देख लो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर है, 7 माइनस माइनस प्लस इंटू 9, ठीक है, 7 × 9 16 यानी प्लस का 16 के कैप, दिस इज योर आंसर। बस इस तरीके से आपने, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, इसमें जिससे ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आता हो तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम फोड़ देंगे, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। मेन
पर्पज है हमारा बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, फिर न्यूमेरिकल काफी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के करेंगे, डीपीपी के करेंगे, एक बुक आपने रेफरेंस लेनी है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं कैसे हमारे फंडे क्लियर नहीं होते और कैसे हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये था पूरा वेक्टर आपका, इतना एटलीस्ट आपको आना चाहिए दोस्तों, इतना एटलीस्ट, कहीं अगर कुछ कमी रहेगी भी वो मैं जब यूनिट्स स्टार्ट करूंगा और वहां पे अगर कुछ चीज मेरे को याद आएगी एडिशनली वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट इतना वेक्टर आपके पास होना चाहिए, आपके दिल दिमाग में होना चाहिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। मेन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले लॉट ऑफ प्रैक्टिस की आपने करनी है और सब कुछ आपको आना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या आपको समझ में नहीं आई है चीज तो आप मेरे को बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो मेहनत कर लेना यार, प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें एटलीस्ट जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कैलकुलेशन एरर जो है वो धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाएंगे, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। और मैं तो आपके साथ हूँ यार, अब आपको सारी तरीके सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, सारी तरीके सिखाऊंगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे यूज करना है, ये आपने पढ़ा था और इसको आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।